अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर सवाल उठने पर बीजेपी ने राहुल को बनाया हदफ तनकीद। कहा, ट्विटर पर बैनुल अक़वामी मामला से मुताल्लिक़ नहीं की जाती बातचीत। मरकज ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर्स फंड के खिलाफ अर्जी की सुनवाई पर जताया एतराज। आरटीआई एक्ट के तहत फंड को पब्लिक अथॉरिटी करार देने का है मामला। राज्यसभा इलेक्शन से कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर खरगे और उनके फर्जंद को मिली धमकियां। कांग्रेस ने जांच का किया मुतालबा। कश्मीर के शुपियां में इनकाउंटर में 5 नामालूम अस्कृत पसंद जाँ बहक। एक हफ्ते में तीसरी बड़ी झड़प। हैदराबाद के डॉक्टर्स महलूक मरीज के रिश्तेदारों के हमले के बाद उतर आए सड़कों पर। मजीद सिक्योरिटी का किया मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार असेंबली इंतखाबात में 32 नशिस्तों पर खड़ा करेगी अपने उम्मीदवार। दीगर पार्टियों से भी होगा इत्तेहाद। बिहार मजलिस सदर अख्तरुल ईमान का बयान। और यूरोपीय यूनियन ने झूठी खबरों के खिलाफ कार्रवाई करने का गूगल और ट्विटर से किया मुतालबा। कहा, माहाना जमा करें अपनी रिपोर्ट्स। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने भारत चीन सरहदी तात्तुल पर ट्विटर पर सवाल उठाने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि चीन की तरह के बैनुल अक़वामी मामलात से मुताल्लिक़ ट्विटर पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि ये वही आदमी है जिसने बालाकोट फिजाई हमलों और उड़ी हमलों के बाद सबूत तलब किए थे। याद है कि राहुल गांधी लद्दाख में चीन के साथ तात्तुल पर ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। चीन के बारे में देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी देश की अर्थनीति को कितना समझते हैं और देश की सामरिक नीति को कितना समझते हैं, इस पर कभी बहस होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। What is the extent of Rahul Gandhi's understanding of India's strategic interest, and what is his understanding of India's economic challenges is a larger issue on which we can have a debate, particularly how the Congress government has dealt with these issues. राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उड़ी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था, और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें, वरना चीन की कहानी आएगी और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी, तो बहुत चीजें निकलेंगी। कम से कम अभी देश में एकता रहे, बहुत जरूरी।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वो हैरान है कि चीन के फौजियों के हिंदुस्तानी सरहद में घुस आने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस पूरे वाक़े पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चीन हमारी सरहद पर आ गया और लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर चुका है और इस दरमियान वज़ीर-ए-आज़म खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस पूरे वाक़े में वो कहीं नजर नहीं आते। इसके साथ ही इन्होंने एक तस्वीर भी शाये की जिसके कैप्शन में कहा गया है कि चीन ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पूरी वादी गौलवान और पांगवान सू के एक हिस्से पर अपना दावा बताया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने लद्दाख में हिंद और चीन के बीच सरहदी तनाज़े पर कहा है कि कोई भी मुल्क भारत पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश जन समूह ऑनलाइन रैली से खिताब करते हुए कहा है कि हम कौम परस्त हैं और इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर देंगे। इन्होंने कहा है कि मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी मजबूत है, ताहम चीन के साथ सिफारती तौर पर सरहदी तनाज़ा हल कर लिया गया है। मरकजी वजीर ने कहा है कि हम इस मुल्क को इतना खुशहाल और ताकतवर बना देंगे ताकि कोई भी मुल्क भारत पर बुरी नजर नहीं डाल सके। बीजेपी लीडर गडकरी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत ने 5 साल में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कांग्रेस 55 साल के दौरे इख्तिदार में हासिल नहीं कर सकी। इन्होंने कहा कि कौम परस्ती बीजेपी की अव्वलीन तरजीह और नजरिया है और मोदी हुकूमत मिलिटेंटों और नक्सलियों से निपटने के लिए इस नजरिए को बरोएकार लाया है। और वो भी कविता मुझे याद है कि हम होंगे कामयाब, हम यशस्वी होंगे, हम जीतेंगे। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति होगी, कितनी भी गंभीर समस्या होगी, तो हम जीतेंगे। आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम दोनों लड़ाई जीतेंगे। हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, इसका विकास करेंगे। अब गांवों से लोगों को शहरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब गांव में उनको रोजगार मिलेगा। इसकी योजना हमने बनाई है और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से रोजगार की निर्मित करके हम हिंदुस्तान फिर से एक बार एक सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी और एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम राष्ट्रवाद का विचार हमारे गुट्टी गुट्टी में है, हमारे खून के एक एक बूंद में है। देशभक्ति हमारा स्वभाव है और राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है और इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। राज्यसभा इलेक्शन से कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके फर्जंद और कांग्रेस एमएलए प्रियांक को धमकी भरे कॉल मौसूल हुए हैं। खड़गे ने कर्नाटक के डीजीपी और आईजी पुलिस प्रवीण सूद से शिकायत की कि 7 जून की रात उन्हें धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल हुए हैं। याद रहे कि 77 साल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज राज्यसभा इलेक्शन के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिले शुपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में 5 मिलिटेंट जाँ बहक हो गए। गोच की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के टीमों ने सोगो हंदहामा में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इलाके की नाकाबंदी करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी थी। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने 5 मिलिटेंटों की हलाकत की खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि महलूकीन की शिनाख्त अभी बाकी है। याद रहे कि रवां हफ्ते में यह तीसरी झड़प है। इतवार और पीर को होने वाले इनकाउंटरों में 9 मिलिटेंट जाँ बहक हुए थे और इस इनकाउंटर के बाद इस हफ्ते होने वाली मिलिटेंटों की हलाकतों की तादाद 14 तक जा पहुंची है।
The entire movement by the parties was carried out in a concealed and tactical manner to prevent detection by the early warning of the terrorists who were in the area. The intelligence for the operation was built very diligently by Jammu and Kashmir Police and by own Rashtriya Rifle Unit over a period of time, wherein we were getting regular inputs of movement of terrorists in this area east of Rambiara. These terrorists were involved in numerous notorious acts to include killing of apple traders in Trends last year, carrying out excesses on the local populace, threatening and harassment of innocent civilians, businessmen and shopkeepers. The terrorists were also involved in brainwashing and coercing the local youth in joining the terrorist ranks. There were also reports of their being involved in abduction of police personnel and carrying out standoff attacks, grenade attacks on security forces. वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने पीएम केयर फंड को हक जानकारी कानून के तहत पब्लिक अथॉरिटी करार देने की दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर एतराज जताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएमओ की पैरवी करते हुए जस्टिस नवीन चावला को बताया कि वो बहुत जल्द अपना जवाब दाखिल करते हुए ये वजाहत करें कि इस अर्जी की समाअत क्यों नहीं की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त मुकर्रर की है। अर्जी गुजार एस गंगवाल ने 2 जून के सीपीआईओ के ऑर्डर को चैलेंज किया है, जिसमें उन्हें आरटीआई एक्ट के तहत पीएम केयर फंड से मुताल्लिक जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया गया है कि पीएम केयर फंड अवामी इदारा नहीं है। याद रहे कि 28 मार्च को पीएम केयर फंड कायम किया गया था और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से कोरोना वायरस से लड़ाई के ज़िम्न में अवाम को दिल खोलकर अतिया देने की अपील भी की गई थी। अर्जी गुजार ने 1 मई को पीएम केयर फंड के टेस्ट डेट और फाइल की नकल का मुतालबा किया था, जिसे सीपीआईओ ने देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के वज़ीर सेहत ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के आधे केसेस के मुतासरीन का पता नहीं है कि वो किस तरह इस मर्ज में मुब्तला हुए, और ये इस बात का इशारा देता है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की अवामी मुंतकली का आगाज़ हुआ है। इन्होंने कहा कि अवामी मुंतकली के ज़रिए शहर में कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है या नहीं, ये बात वसूख के साथ नहीं कही जा सकती। इस मामले में सिर्फ मरकजी हुकूमत कोई ऐलान कर सकती है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस तीसरे मरहले में दाखिल होने की तवक्को है। हेल्थ मिनिस्ट्री से हमने पूछा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि आखिर दिल्ली में वो क्यों मना कर रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हमें ये रिप्लाई मिला कि दिल्ली सरकार एक्टिव ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स के नहीं कर रही है जो कोविड पॉजिटिव है। क्या आप हमें एक नंबर दे सकते हैं कि जितने लोग पॉजिटिव हुए हैं उनके टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स को आप ऑब्जर्वेशन में अभी तक रख रहे हैं? क्योंकि सेंटर ये नंबर्स देता आ रहा है। आपके पास टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनको आपने ऑब्जर्वेशन में रखा है, एक्टिव ट्रेसिंग हो रही है? देखिएगा, ये तो ना इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है, अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है वो टेक्निकल टर्म है, उसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। सर उनका कहना है कि आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने धारावी का एग्जांपल दिया कि वहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई तो चीजें सुधरी हैं। दिल्ली में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 11 में से 9 ऐसे जगह हैं जहां पे थोड़ी अच्छे तरीके से। देखिएगा, शुरू में जब केस 1 होता था या 2 होता थे, एक केस के ऊपर 600 लोगों तक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। आज कल की डेट में अगर 1500 केसेज हैं, 1500 इंटू 600 अगर करते हैं तो आप सोच के देखिएगा, पॉसिबल ही नहीं है 9 लाख लोग बन जाते हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस इमीडिएट जो उनके जानकार हैं उन्हीं का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाता है। 9 लाख लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक दिन में नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी, दिल्ली में बचेगा नहीं, हर आदमी कॉन्टैक्ट है फिर तो जितना नंबर है। और इसमें कहना, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है टेक्निकलिटीज के अंदर।
आज ये मान के चाहिए पेंडेमिक है, ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर पीछे हट नहीं सकते हैं। हम ये मान के चल रहे थे पहले कि शायद ये 16 मई की डेट दी थी केंद्र सरकार ने कि खत्म हो जाएगा। उन्होंने डेट कहा था, पब्लिकली कहा था कि खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं हुआ ना। अब उनकी डेट पे हम चल रहे थे कि खत्म हो जाएगा। अरे भाई उनकी डेट पे नहीं चल सकते हैं। अब जो डाटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो पुराने जो पिछले 1.5 महीने का डाटा, हमारे हर 14 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं तो इसका मतलब अगले 14 दिन में भी डबल होंगे। खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स ने मरीज के खानदान के रुकन की तरफ से उन पर मुबैना हमले के खिलाफ आज सुबह भी एहतजाज को जारी रखा। बताया गया है कि तकरीबन 300 से ज्यादा डॉक्टर्स रात में भी एहतजाज कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक एक कोविड-19 के मुतासरीन मरीज के खानदान के रुकन की तरफ से उन पर हमला किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज के अफराद खानदान ने उन पर लोहे की कुर्सी से हमला किया। डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक उनकी सलामती को लेकर कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं मिलता उनका एहतजाज जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि एक 55 साल जिसे हल्की सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मना करने के बावजूद भी अपना CPAP निकालकर वॉशरूम चला गया था और इस दौरान गुज़िश्ता रात 8:30 बजे कल्ब पर हमले की वजह से इसकी मौत हुई। इसके बाद मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर मुबैना तौर पर हमला किया। अस्पताल के बाहर बैठकर काफी देर तक डॉक्टर्स की तरफ से नारेबाजी की गई। गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी और भी सख्त कर दी गई है। डॉक्टर्स अपने हाथों में हमें इंसाफ चाहिए के नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। दवाखाने की इंतजामिया की तरफ से एहतजाजी डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश भी नाकाम साबित हुई है और अपने मुतालबात पर डॉक्टर्स अटल नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स गांधी अस्पताल में नीम फौजी दस्तों को तैनात करने और उन्हें मौसर सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा तमाम तिब्बी सेहत के कारकुनों को मौसर PPE किट्स की फराहमी का भी मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी तरफ गांधी अस्पताल में डॉक्टर पर हमले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। They just came with the chairs to rush towards us, and they just throw the chair and plastic chair. They threw the plastic chair at me, and the chair was broken. It was hurt to my left hand, and again I was trying to escape, and he took a iron stool, small stool, and again he threw it at me. I was just escaping, and it was my back was hurt. So at this outset in the COVID hospital, we are risking our lives, we are risking our careers. We are here to serve the patients, and these people are beating us. This is very unfair. This has not happened. This has been happening since years. But in this COVID pandemic, we don't want to boycott our duties actually. ओडिशा में हेल्थ वर्कर घर घर जाकर कोरोना वायरस से मुतालिक सर्वेलेंस करेंगे। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक अगले चंद हफ्ते काफ़ी अहम हैं, क्योंकि मानसून की वजह से मौसमियाती बीमारियों के फैलने का भी खदशा रहता है। वज़ीर आला ने आज एक तकनीकी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा है कि महकमे सेहत के मुलाजिमीन रियासत भर में घर घर जाकर कोरोना वायरस, दीगर अमराज जैसे TB, मलेरिया और हैज़ा वगैरह से मुतालिक जानकारी इकट्ठी करेंगे। नवीन पटनायक ने हालिया दिनों में रियासत में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान हेल्थ वर्करों के मुतासिर होने पर अफसोस का भी इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से 8 जून से लॉकडाउन में दी गई नरमी से शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को राहत मिली है। नई दिल्ली के करीब नोएडा में सिख जोड़े की महदूद बारातियों की मौजूदगी में शादी हुई। शादियों का सीजन दोबारा खुल जाने से ब्राइडल मेकअप और शादी ब्याह से मुताल्लिक कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ी है। आगरा के मेकअप आर्टिस्ट अन्ना कैमरा ने बताया है कि कोरोना वायरस की बीमारी के फैलाव के सबब वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं।
लॉकडाउन की वजह से कर नहीं पा रहे थे, काफ़ी डिले होता जा रहा था। तो आज पहला दिन था जो लॉकडाउन खुला है, गुरुद्वारा साहिब सभी धार्मिक स्थान जो खुले हैं, तो जैसे भगवान जी की मर्जी हुई तो आज हम दोनों का ब्याह हो गया। सब चीज़ों का रेगुलेशन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क, सैनिटाइजिंग, एवरीथिंग वी हैव फॉलोड। हम लोग पहले अपना पूरा सामान सैनिटाइज करा है, पूरे ब्रश वगैरह सैनिटाइज करे हैं। देन हम जब क्लाइंट वगैरह करते हैं तो टेम्परेचर चेक करते हैं। देन हम उनको भी पूरा बॉडी का हम आगे पीछे से पूरा बॉडी सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद ही हम वर्क शुरू कर रहे हैं पूरी पीपी किट पहनकर और ये मास्क वास्क लगाकर, क्योंकि जो महामारी चली है उससे सब भयभीत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी तैयारी में आज पहली बार कोरोना वायरस का सामान और दवाएं लाई गई। उमूमन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस तैयारी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोवा से कोरोना वायरस का सामान लाने के लिए पहली बार इस तैयारी का इस्तेमाल किया गया। इस तैयारी में कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस के लिए ट्राइनेट मशीनें लाई गई हैं। ट्राइनेट मशीन के जरिए कोरोना वायरस का टेस्ट एक घंटे में मुकम्मल कर लिया जाता है। रियासत में कोरोना वायरस की जांच की रोजाना 20,000 टेस्ट तक गुंजाइश बढ़ाने के लिए वज़ीर आला आदित्यनाथ ने इन मशीनों का ऑर्डर दिया था। माइग्रेंट मजदूरों को 15 रोज के अंदर घर भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकज और रियासती हुकूमतों को हिदायत के बाद मजदूरों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि हुकूमत मजदूरों के पेशे के हिसाब से उन्हें रोजगार फराहम करे। पंजाब के अमृतसर में गैर मुकामी मजदूरों ने रक्स करते हुए जश्न मनाया। मजदूरों का कहना था कि कई दिनों से मजदूर परेशान हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इससे काफी मसरत मिली है और हम अपने घर जा सकेंगे। देखें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है प्रवासी मजदूरों के हक के अंदर कि कई महीनों से जो प्रवासी मजदूर हैं धक्के खा रहे थे, दर की ठोकरें खा रहे थे। तो बहुत अच्छा फैसला लिया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर अगर अपने घर जाना चाहता है तो वो सरकार को बताए, सरकार उसे 15 दिन के भीतर उसके घर तक पहुंचाएगी और खाने का अरेंज करेगी। और वहाँ दूसरी सरकार को भी कह दिया कि अगर ये प्रवासी मजदूर वापस आते हैं तो उनके रोजगार भी मुहैया करवाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है और धन्यवाद करना चाहता हूँ हम करना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको लगता है कि राज्य सरकारों को भी उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए? उस पर बिल्कुल चाहिए जी। जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब सरकार को भी उसके बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। जो सरकार अभी तक जो पंजाब सरकार ने जो गरीबों के साथ शोषण किया है वो मेरे को लगता है कि अब शायद शोषण करना बंद करेंगे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी मुबैना इश्तियाल अंगेज तबसरों के मामले में आज मुंबई पुलिस के सामने हाजिर हुए। NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में पुलिस हुक्काम ने पहले रिपब्लिक टीवी के CFO सुंदरम की तफ्तीश की, उसके बाद अर्नब से सवालात किए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की मुंबई पुलिस के सामने हाजिरी से राहत देने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि लॉकडाउन के दौरान बांद्रा रेलवे टर्मिनस के बाहर माइग्रेंट मजदूरों के हुजूम पर टीवी शो में इश्तियाल अंगेज तबसरा करने पर अर्नब के खिलाफ मुंबई और नागपुर में 2 FIR दर्ज की गई हैं। मैंने अंदर जाके पुलिस वालों को भी कहा कि मेरा इंटरोगेशन आप शुरू कीजिए। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि जो बड़े पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इधर आदेश दिए इनको कि मुझे रोका जाए, मुझे डिले किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों करना चाहते हैं। ये एक पत्रकार के साथ ये जो कर रहे हैं, मुझे इससे अंदाज़ा यही लगा सकता हूं कि ये चाहते हैं कि मैं अपना प्रोग्राम पूछता है भारत नहीं कर पाऊं और जो रिपब्लिक टीवी इंग्लिश पर मेरा जो डिबेट प्रोग्राम है वो नहीं कर पाऊं।
गुजरात पुलिस ने बड़ौदा शहर में कत्ल मामले के मुलजिम और हिस्ट्री शीटर सूरज कहर की जमानत से रिहा होने के बाद शहर में कार और बाइक रैली निकालने और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर सूरज की तलाश शुरू कर दी है। वडोदरा जेल से रिहाई के बाद रैली करने का सूरज कहर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और सूरज और इसके 9 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकामी अदालत ने सूरज कहर को 4 जून को जमानत पर रिहा किया था। दोस्त की रिहाई की खुशी में इसके साथियों ने जेल से घर तक कार और बाइक रैली का एहतमाम किया था। कहर के अगेंस्ट में बड़ौदा क्राइम ब्रांच ने आज एक ऑफेंस रजिस्टर किया है जाहिरनामा भंग का। उसमें एक्चुअली मैटर ये थी कि मर्डर के चार्ज में सूरज कहर की जेल से रिहाई हुई थी कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। तो उसके सर्कल के उसके फ्रेंड सर्कल उसको रिसीव करने के लिए जेल में उसको रिसीव करने के लिए गया था। अपने घर लौटते वक्त उसने 8-10 लोगों के साथ बाइक में उसने एक रैली का स्वरूप ले लिया। हालांकि बड़ौदा क्राइम ब्रांच ने वो कार भी जब्त की है जिसके वो सनरूफ में से निकला था। रेड कलर की ऑडी कार थी, उसको क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में लिया है। और उसके 8-10 जो फ्रेंड सर्कल के दोस्त लोग थे उसके अगेंस्ट में भी हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। अभी सूरज और उसके दोस्त लोग सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन हमारी क्राइम की 2 से 3 टीम उसके पीछे लगी हुई है और बहुत जल्द खबर बिहार से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के 22 अजला में 32 नशिस्तों पर असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले असेंबली इंतखाबात में दीगर पार्टियों से भी इत्तेहाद कायम करेगी, मगर किन पार्टियों से ये इत्तेहाद कायम किया जाएगा इसका अभी जिक्र नहीं किया गया। वाज़ेह है कि बहुत जल्द बिहार में असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने वाला है। बिहार के किशनगंज में बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 32 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। अख्तरुल ईमान ने बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत पर भी तनकीद की। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। देखिए, बिहार में इलेक्शन नजदीक है और इसलिए पूरी हलचल सी इस वक्त सियासी हलचल उठ चुकी है और MIM की इकाई बिहार ने फैसला किया है कि हम इस वक्त पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपनी मरकजी क़यादत से मशवरा कर लिया है। इस वक्त हमने बिहार के 22 अजला के लिए 32 नशिस्तों का हमने ऐलान किया है। अनकरीब हम अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। इस वक्त बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है और होने के लिए जो हालात बन रहे हैं और जिसमें चर्चा है वो 15 साल बनाम 15 साल। बिहार की जो इक़्तिदार की पार्टी है 15 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है। जो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं उन लोगों के 15 साल के ज़माने उनको याद हैं। ये 15-15 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन MIM बिहार ने कहा कि नहीं, बिहार की आवाम को 15 साल और 15 साल सिर्फ 30 साल का नहीं, बल्कि कांग्रेस ने जो 40 साल से ज़ायद पूरे मुल्क में और बिहार में हुक्मरानी की है उसको भी अपना हिसाब किताब आवाम के सामने में पेश करना पड़ेगा। हम इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। बिहार की मौजूदा वक्त की सरकार जो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करती है वो हर महाल पर नाकाम साबित हुई है। नाखानदगी, बेरोजगारी, बदनवानी और फिरका परस्ती अपने बामे उरूज पर है और ऐसे वक्त में इस हुकूमत को दूसरी बार लौट के आना बिहार के साथ गोया खुदकुशी है, बिहार की जनता के साथ गोया खिलवाड़ है उनके मुकद्दर के साथ। इसलिए हम पूरी तवानाई के साथ बिहार की मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से महरूम करने के लिए कोशिश में लगे हैं और हम लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ बाहमी गुफ्त-ओ-सुनीद और मशवरा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत महाज सामने में आए। कई पार्टियों से हमारे राब्ते हैं और अनकरीब हम उसका ऐलान भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी जहाँ जहाँ तंजीमी साख मजबूत है वहाँ के ताल्लुक से हमने अपनी लिस्ट जारी की है। इस वक्त बिहार के किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बिहार के 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर
चुनाव लड़ेगी। आज किशनगंज में बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान और यूथ विंग के सदर आदिल हसन आजाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मजलिस पार्टी कई पार्टियों से गठबंधन करके बिहार में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आखिर सवाल ये उठता है कि बिहार में मजलिस का कौन से पार्टी साथ देंगे, क्या देंगे, ये तो अभी तक साफ तौर से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में मजलिस ने एक तरह से बयान जारी करके अन्य पार्टियों में जो है खलबली जरूर पैदा कर दी है। जिस तरीके से मजलिस पार्टी ने जिस तरीके से बिहार में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है, कहीं न कहीं पूरे सियासी गलियारों में खलबली मच चुकी है। बिहार से 4TV के लिए कौन? आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लॉकडाउन में वो गायब नहीं हुए थे। इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान नीतीश कुमार गायब रहे। तेजस्वी यादव ने नालंदा में मीडिया से बात करते हुए बिहार के वजीर आला पर सख्त तनकीदें की। तेजस्वी जी खुद पूरे लॉकडाउन के दौरान गायब थे और दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि अब देखिए भैया, हम तो यही थे। गायब होने और फंसने में अंतर होता है। नीतीश जी को जानकारी होनी चाहिए कि लॉकडाउन में लाखों लोग फंसे थे और लॉकडाउन में नीतीश कुमार जी जो गायब रहे, अदृश्य रहे, जवाब उनको देना चाहिए। पटना से रांची जाने के क्रम में बिहार शरीफ पहुंचे तेजस्वी यादव का राजद कार्यकर्ताओं ने पुरजोर अंदाज में उनका स्वागत किया। बताते चले कि बिहार शरीफ के 17 नंबर और कारगिल चौक के पास राजद कार्यकर्ताओं ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर राजद कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर देखी गई। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अमजद के साथ मैं दानिश, नालंदा। बिहार के समस्तीपुर में जब सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो यहां एक आम आदमी ने सड़क बना ली। बिहार के समस्तीपुर जिले के वारिसनगर के राहुआ में जब सरकार और मुकामी एमएलए, रुकने असेंबली और रुकने पार्लिमान ने सड़क नहीं बनाई तो यहां के एक मुकामी संदेश राम ने अपने पैसे से सड़क बनाई, जिससे यहां की आवाम ने राहत की सांस ली। 4TV ज़राए के मुताबिक यह सड़क 2 जिले दरभंगा और समस्तीपुर को जोड़ती है। बल्लीपुर हाया घाट का मुख्य मार्ग है, दरभंगा को जोड़ने वाली। ये दरभंगा से जुड़ता है ये रोड। समस्तीपुर, सतमलपुर से आते हुए किशनपुरा और वारिसनगर से होते हुए ये दरभंगा मुख्यालय इन करता है। मार्ग ये मुख्य मार्ग है जिला मुख्यालय का। यहाँ का दुर्दशा हर लोगों को पता है और ये आज नहीं हुआ था, ये वर्षों से है। यहाँ पे लोगों को चलना और यहाँ रहना बहुत दुर्लभ हो गया था और खासकर महिला को आप जो गिरे हुए स्थिति देखते, कहीं रिश्ते में जा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल जा रही थी और ये कीचड़ में उनका बैग गिर जाना, ये गांव के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात था। ये सभी देखते हुए मैं अपना निजी कोष से खर्च करके, और देख लीजिए लगभग 100 मीटर से ऊपर है दूरी, और इसको हमने कार्य शुरू किया है कल से। और हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूरे ग्रामीण साथ हैं। मैं अपने ग्राम वासियों को भी धन्यवाद करता हूं और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कुछ 2-4 शब्द हमारे ग्रामीण से पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले बागपत में असली अनामिका शुक्ला सामने आई है और कहा है कि उनके नाम पर उनकी तालीमी सदाकतनामों पर 25 टीचरों को तनख्वाह दी गई है और वो अब तक बेरोजगार है। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल इस धांधली की खबर सामने आई थी। वाज़ेह है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर कस्तूरबा गांधी आवाज स्कूल में एक ही नाम, एक ही वल्दियत और एक ही पैन कार्ड पर 25 टीचरों को तनख्वाहें जारी हो रही हैं और ये तमाम 25 टीचर्स का नाम अनामिका शुक्ला ही बताया गया है। अब तक एक ही नाम पर 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह भी जारी कर दी गई है।
जबकि असल अनामिका शुक्ला बेरोजगार हैं। पुलिस ने इस मामले पर छानबीन शुरू कर दी और 9 फर्जी अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। पुलिस कस्तूरबा गांधी आवाज स्कूल के उन अफराद की भी छानबीन करेगी जो इस धांधली में बराबर के शरीक रहे। ज़राए के मुताबिक 2017 को असली अनामिका शुक्ला नामी खातून ने एंट्रेंस इम्तिहान दिया था टीचर्स के लिए। नताइज के बाद जब उन्हें नौकरी में सिलेक्शन के लिए बुलाया गया तो वो वहां नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उन्हें एक बच्ची तवल्लुद हुई थी और वो वहां तक नहीं जा सकती थी, मगर उनके दस्तावेजात की ज़ेरॉक्स कॉपी वहां पर मौजूद थी और इसी का गलत फायदा उठाया गया। अब ये जैसा कि हमें संज्ञानित कराया गया था कि वो यहाँ के अतिरिक्त अन्य जगहों पे भी कार्यरत है, तो इसी संदर्भ में हमने जो है तहरीर देकर के FIR दर्ज कराई। यहाँ कौन थी ये और कितनी दिन में नौकरी कर ली थी? 31 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण किया था हमारे यहाँ, 31 दिसंबर 19 को। उसके बारे में जानकारी कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी? नहीं, हमारे यहाँ जो ऑन रिकॉर्ड उसका एड्रेस है वो मैनपुरी का है। कोई वेतन वगैरह भी इशू हुआ था? बिल्कुल नहीं, एक भी दिन का भुगतान नहीं। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के जनपद में कोरोना के 8 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। बंकी नगर पंचायत हल्के में 3 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए, जबकि दरियाबाद में 4 मरीज कोरोना से मुस्बित हुए हैं। तमाम मरीजों को L1 हिंद अस्पताल में शरीक करवा दिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में तमाम मज़ाहिब का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 30 जून तक कानपुर में तमाम इबादतगाहों को आम अवाम के लिए बंद रखने की बात कबूल की गई है। धर्म स्थलों को खोलने के बारे में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज बैठक की गई है और सभी धर्म गुरुओं के परामर्श पर जो शासन के निर्देश थे उनको लागू करने में सभी लोगों ने अपने अपने समुदाय के लोगों से बैठक की थी और उसके आधार पर कानपुर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की संख्या और चूंकि जिला अभी भी रेड जोन में इसके दृष्टिगत वर्तमान जैसी स्थिति को यथास्थिति को 30 जून तक बनाए रखने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर के कोतवाली धरारा चौक के नजदीक उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब 2 मोटरसाइकिल के दरमियान सीधे टक्कर हुई। इस टक्कर में एक ज़ईफ खातून शदीद जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मलभेड़ के। यहाँ पे क्या लेने आए थे? यहाँ पे जा रहे थे, डकरवा जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बैंक जा रही है, दवाई लेकर बैंक के लिए जा रहे। निवासी कहाँ की है? निवासी कहाँ की? निवासी मलभेड़ की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम अहमद। क्या? नसीम अहमद। नसीम अहमद। जिले मुरादाबाद के असेंबली हल्के के कुंदर के गांव चक फाजलपुर में कांग्रेस लीडरों ने गांव की आवाम को कोरोना वायरस से मुताल्लिक उनमें शऊर बेदार किया। इस मौके पर समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई गई और कई लोगों को मास्क के बगैर भी देखा गया। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को मजदूरों की सेवा करते हुए जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ता उसके विरोध स्वरूप सेवा भाव से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन असहाय लोगों को व राहगीर लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं। खाने में हम लोग पूड़ियों का पैकेट है, उसमें सब्जी है, लड्डू है और पानी की बोतल है और मास्क है। इन चीज़ का हम गाँव-गाँव जाकर वितरण कर रहे हैं। हमने देखा आपने लोगों को मास्क आपने मास्क नहीं लगा रखा था। मैं गले में रुमाल डाले हुआ था, जो मेरा रुमाल जो है नीचे गिर गया था भीड़ में, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जो है अपनी सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध थी, जेब में थी। हो सकता है मैं इस कारण निकाल नहीं पाया हूँ। काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा है। देखिए, कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी रखी थी, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश की गई
लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, बार बार समझा रहे हैं और आगे से और ख्याल रखेंगे कि हम जहाँ जिन लोगों में जाएं उन लोगों को सामाजिक दूरी का भी के लिए जागरूक करें और खुद भी। खबर वाराणसी से। जिले वाराणसी में मामूली सी बात पर तमंचा लहराया गया। रामचंदीपुर में एक मामूली सी बात पर कुछ अफराद में अफरा तफरी देखी गई, हाथापाई हुई और फिर एक फर्द ने तमंचा निकाला। दीगर लोगों ने उस पर काबू पा लिया और तमंचे को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। भारत में फिर से टिड्डी दल के हमले का खदशा है, इसलिए हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान से इस मसले पर मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त दी है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस अर्जी पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सिफारती ज़राए के मुताबिक टिड्डी दल मामले पर तकनीकी इजलास 18 जून को मुतवक्के है। 5 जून को पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने बताया था कि सहराई टिड्डी दल से निपटने के लिए पाकिस्तान और भारत आलमी इदारे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक दूसरे से ताउन कर रहा है। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फारूकी ने कहा था कि FAO के तहत पाकिस्तान ने मार्च में मुनक्किदा एस कमीशन की मीटिंग में शिरकत की थी। आयशा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान भारत समेत सिवाक कमीशन के तमाम अरकान ममालिक के साथ मिलकर टिड्डी दल के खात्मे के लिए काम करने का पाबंद है। करीब 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद मलेशिया में आज से तमाम मुआशी सरगर्मियां बहाल कर दी गई। हुकूमत ने बैन रियासती सफर की भी इजाजत दे दी है। कुआलालंपुर में हज्जाम खाने, ब्यूटी सैलून और कपड़े की दुकानें खुली देखी गई। मुकामी अवाम का कहना है कि खुशी की बात यह है कि हम सब फैमिली के साथ घरों से बाहर निकल सकते हैं। Okeylah setakat sekarang ni alhamdulillah kerajaan pun dah start kurangkan, dah start longgarkan sikit PKP ni, pun kita dah boleh gunting rambut, dah start handsome balik. Kalau tak sebelum ni teruk dan okey sebab dia orang masih mengamalkan SOP yang ditetapkan. दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरों या फेक न्यूज़ के फैलाव से कई मुकामात पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने फेक न्यूज़ से होने वाले खतरात का सख्त नोट लेते हुए गूगल, फेसबुक और ट्विटर से मुतालबा किया है कि वो उनके प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक वगैरह से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों को रोकें और मुस्तनद खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पर अहमियत दें। यूरोपीय यूनियन कमीशन के नायब सदर ने कहा है कि इन कंपनियों को चाहिए कि वो इन्फोर्मेट यानी झूठी खबरों की वबा को रोकने से मुताल्लिक किए जा रहे इक़दाम की माहाना रिपोर्ट देते रहें। श्रीलंका में 5 अगस्त को पार्लिमानी इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान आज किया है। श्रीलंका में 26 अप्रैल को पार्लिमानी इलेक्शन होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 20 जून को मुलतवी कर दिया गया था और आज कमीशन फिर से नई तारीख दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है और इलेक्शन के इनेकाद के लिए इजाफी एहतियाती इक़दाम करने की वजह से इलेक्शन के अखराजात 50% बढ़ जाएंगे।
सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लाइड की आखिरी रसूमात ह्यूस्टन में अदा कर दी गई। अवाम की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई। जॉर्ज फ्लाइड के अफराद खानदान को अश्कबार भी देखा गया। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने भी इस सिलसिले में अपना पैगाम रवाना किया था। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शुरका ने जॉर्ज फ्लाइड के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। ताज़ियाती तकरीब के दौरान लोग अपने हाथों में जॉर्ज फ्लाइड की तस्वीर भी थामे हुए थे। न्यूयॉर्क में जॉर्ज फ्लाइड को याद किया गया और घुटनों के बल बैठकर एहतजाज किया गया। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में एहतजाज किया गया है। पुलिस की फंडिंग में कमी पर जोर दिया गया। ब्रुकलिन और मैनहेस्टन में दर्जनों अफराद ने रैली निकालते हुए नस्ली मुनाफरत के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया है। Let's not only march together, we got to live together. We got to make sure that as we cycle out of this and change the direction of policing, we change the direction of how we've been living in this country and in New York City. दूसरी तरफ ह्यूस्टन में भी जॉर्ज फ्लाइड की ताज़ियाती तकरीब में उनके भाई ने जज्बाती अंदाज में अपने भाई के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। खानदान के दूसरे लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। Because I know what's up there beyond the sky. It's been a long change gonna come. Yes, it will. Until the law is upheld and people. खबर बरतानिया से। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के मेयर ने कहा है कि शहर में मौजूद ऐसी सड़कों के नामों को तब्दील किया जाए और शहर से ऐसे मुजस्सिमों को हटाया जाए जो गुलामों का कारोबार करने वालों से मुंसलिक हैं। सादिक खान ने कहा है कि इन्होंने एक कमीशन तश्कील दी है जो दारुल हुकूमत की अहम अलामतों और मकामात का जायजा लेगा ताकि शहर में तनव्वु को यकीनी बनाया जा सके। सादिक खान का यह भी बयान ब्रिस्टल के इलाके में नस्ल परस्ती की मुखालिफत करने वाले मुजाहिरीन की जानिब से गुलामों के ताजिर के मुजस्समे को गिराने के वाक़े के बाद सामने आया है। सादिक खान ने कहा है कि लंदन में गुलामी से मुताल्लिक़ तारीख़ी रवाबित के साथ एक तकलीफदा हकीकत जुड़ी हुई है। We've been walking past this statue for many years and didn't know about the history, but some pretty basic research tells you that this guy was involved in the slave trade. And that although he brought fantastic wealth, I'm sure, he also brought fantastic suffering as well. सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक वज़ीर ख़ारजा कोलिन पॉल पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए उन पर इराक जंग में अमेरिका को गैर ज़रूरी तौर पर उलझाने का इल्ज़ाम लगाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कोलिन पॉल को इंतहाई मगरूर करार देते हुए कहा है कि इन्होंने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता की तबाहकुन जंगों में उलझाया और इराक पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बड़े पैमाने पर तबाहकुन हथियार रखता है, जबकि इराक के पास ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने ट्वीट में कहा कि पॉवल एक और मगरूर शख्स हैं और एक दूसरे मगरूर जो बाइडन को वोट देना चाहते हैं। Less crime, let's put it that way, less crime. There's a reason for less crime. That's because we have great law enforcement. I'm very proud of them. There won't be defunding. There won't be dismantling of our police. And there's not going to be any disbanding of our police. Our police have been letting us live in peace, and we want to make sure we don't have any
bad actors in there, and sometimes you'll see some horrible things like we witnessed recently, but 99, I say 99.9, but let's go with 99% of them are great. आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने बनाया राहुल गांधी को हदफ तनकीद, कहा ट्विटर पर बैनुल अक़वामी मामलात से मुताल्लिक़ नहीं की जाती बातचीत। मरकज ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम केयर फंड के खिलाफ अर्जी की सुनवाई पर जताया एतराज, आरटीआई एक्ट के तहत फंड को पब्लिक अथॉरिटी करार देने का है मामला। राज्यसभा इलेक्शन से कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर खरगे और उनके फर्जंद को मिली धमकियां, कांग्रेस ने जांच का किया मुतालबा। कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में 5 नामालूम अस्करियत पसंद जाँ बहक, एक हफ्ते में तीसरी झड़प। हैदराबाद के डॉक्टर्स महलूक मरीज के रिश्तेदारों के हमले के बाद उतर आए सड़कों पर, मजीद सिक्योरिटी का किया मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार असेंबली इंतखाबात में 32 नशिस्तों पर खड़ा करेगी अपने उम्मीदवार, दीगर पार्टियों से भी होगा इत्तेहाद, बिहार मजलिस सदर अख्तरुल ईमान का बयान। और यूरोपीय यूनियन ने झूठी खबरों के खिलाफ कार्रवाई करने का गूगल, फेसबुक और ट्विटर से किया मुतालबा, कहा माहाना जमा करें अपनी रिपोर्ट्स। इसी के साथ प्राइम टाइम इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।